स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से आर्टिकल 370 न्यूज में है। रिसेंटली जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। लगभग 5 साल बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराए गए थे। नई सरकार बनी, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। अब इस न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिस रेजोल्यूशन में जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर बात की गई है। यह कहा गया है कि 370 को रिपील करने से पहले जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किया गया था, वो स्पेशल स्टेटस दोबारा से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हालांकि रेजोल्यूशन में डायरेक्टली आर्टिकल 370 को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन रेजोल्यूशन ये जरूर कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू और कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक डायलॉग करना चाहिए और दोबारा से स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स खोजे जाने चाहिए। तो डायरेक्टली 370 को रेफर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी 370 के थ्रू जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर जरूर बात रखी गई है। क्या है आर्टिकल 370, क्यों और कब इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया था, पर्पस क्या था, क्यों फाइनली 370 को रिपील किया गया, और रिपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब इस डिसीजन को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस एक वीडियो में हम वो सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 आजादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इसका पर्पस था जम्मू और कश्मीर स्टेट को स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस प्रोवाइड करना। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, जो भारत में और राज्यों को नहीं दिया जाता। जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट को बाकी स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी, ज्यादा पावर्स प्रोवाइड की गई थी। जैसे जम्मू और कश्मीर स्टेट को अलाउड था कि वो अपना एक अलग संविधान बना सकता है। भारत में बाकी किसी राज्य को ये राइट नहीं है, बट जम्मू और कश्मीर को राइट प्रोवाइड किया गया था 370 के। हालांकि 1949 में जब आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तब वो एक टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर जोड़ा गया था। लेकिन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होना शुरू हुआ, तब से लेकर 2019 तक ये एक परमानेंट प्रोविजन के तौर पर ही कार्य कर रहा था। और इसी वजह से समय समय पर 370 को हमारी कोर्ट्स में चुनौती भी दी गई थी। अब 370 की अगर हम बात करते हैं तो 370 आखिरकार कहता क्या था, 370 में मेन प्रोविजंस क्या किए गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता था, स्वायत्तता प्रदान करता था। मतलब जम्मू और कश्मीर स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाकी स्टेट की गवर्नमेंट से ज्यादा पावर दी जाती थी। इसके साथ साथ हमारी पार्लियामेंट जो पूरी कंट्री के लिए लॉ बना सकती है, उसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी रिस्ट्रिक्ट की गई थी। कहने का मतलब यह है कि देश की संसद केवल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन 3 मैटर्स से रिलेटेड लॉज को ही जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू कर पाती थी। इन 3 मैटर्स के अलावा अगर कोई और कानून बनाया जाता था, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कोई और लॉ बनाया जाता था पार्लियामेंट की तरफ से, तो वो डायरेक्टली जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट या जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की मंजूरी लेने के बाद आप जरूर उसे लागू करवा सकते थे, बट डायरेक्टली वो लागू नहीं हो पाता था। सिमिलरली आर्टिकल 370 ये भी कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केवल 2 आर्टिकल डायरेक्टली जम्मू और कश्मीर स्टेट पर लागू होंगे। पहला था आर्टिकल 1 और दूसरा था 370 इटसेल्फ। तो भारत के संविधान के केवल 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 और 370 डायरेक्टली जम्मू और कश्मीर पर लागू होते थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी और आर्टिकल को, किसी और प्रोविजन को, किसी और हिस्से को अगर जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू करवाना है तो ऐसा भारत के राष्ट्रपति कर सकते थे। लेकिन
इसके लिए भारत के राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। It empowered the president to extend other constitutional provisions to Jammu और कश्मीर with state governments concurrence। तो बिना जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार से स्वीकृति लिए हमारे राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई और प्रोविजन जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू तक नहीं कर पाते थे। तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस प्रोवाइड किया गया है कि देश के संविधान का कोई और प्रावधान जम्मू और कश्मीर के ऊपर अगर लागू भी करवाना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जम्मू और कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू भी करवाया। जैसे 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, 1952 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, 1954 में एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया आर्टिकल भी ऐड किया गया जो था आर्टिकल 35A। इनफैक्ट 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A को भी अब कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35A, तो ये किस बात से जुड़ा हुआ? आर्टिकल नंबर 35A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के थ्रू ऐड किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू करवाने के लिए ऐसे ऑर्डर निकालते रहते हैं। तो 1950 में एक ऐसा ऑर्डर आया था, 1952 में आया और 1954 में भी आया। 1954 के ऑर्डर के थ्रू एक नया आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 35A। आर्टिकल नंबर 35A रिलेटेड है जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट से। आर्टिकल नंबर 35A जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को अलाउ करता था कि वो डिफाइन कर सकती है परमानेंट रेजिडेंट कि कौन कौन जम्मू और कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है। अब जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट क्यों अलग से डिफाइन किए जाते थे? वो इस वजह से क्योंकि जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते थे, स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जैसे राइट टू ओन प्रॉपर्टी, एक्सेस गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिसीव स्कॉलरशिप्स। तो मतलब जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व रखी जाती थी। जम्मू और कश्मीर में स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को ही प्रोवाइड की जाती थी। जम्मू और कश्मीर के अंदर लैंड परचेज करने का राइट केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को ही प्रोवाइड किया जाता था। तो भारत का कोई और नागरिक जम्मू और कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर पाता। इंडिया का कोई और सिटीजन जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हुआ करता। इसीलिए 35A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो मतलब जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर से मतलब है जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। जैसे वो जम्मू और कश्मीर में लैंड नहीं परचेज कर सकते, वो जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती थी जम्मू और कश्मीर में। तो यहां पर जम्मू और कश्मीर के यूनिक कल्चर और डेमोग्राफिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 35A को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट अगर आप देखेंगे तो 35A की वजह से इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही थी और जम्मू और कश्मीर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। आप सोचिए, अगर जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट ही जम्मू और कश्मीर में लैंड परचेज कर पाएंगे तो कोई बाहर का बिजनेसमैन, कोई बिजनेस फैमिली, कोई बड़ा औद्योगिक घराना जम्मू और कश्मीर में बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको लैंड ओनरशिप राइट्स ही प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट्स को ही जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। तो जो देश के बाकी नागरिक हैं उनको आपने जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब से वंचित कर दिया। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और डिस्क्रिमिनेशन केवल आउटसाइडर्स के साथ ही नहीं हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू और कश्मीर में बेटियों के साथ भी हो रहा था। द फीमेल
परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा क्यों? जम्मू और कश्मीर के लिए एक स्पेशल प्रोविजन था। प्रोविजन ये कहता था कि जम्मू और कश्मीर की अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट स्टेट के बाहर शादी कर लेती है, मतलब अगर कोई लड़की जो जम्मू और कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट है वो किसी नॉन परमानेंट रेजिडेंट से शादी कर लेती है, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स उससे छीन लिए जाते थे, विच वॉज क्रिएटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, ये प्रोविजन जम्मू और कश्मीर के जो मेल परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता था। जम्मू और कश्मीर का कोई मेल परमानेंट रेजिडेंट अगर राज्य के बाहर की किसी लड़की से शादी कर ले तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स उससे नहीं छीने जा रहे थे, लेकिन कोई लड़की अगर किसी नॉन परमानेंट रेजिडेंट से शादी कर लेती थी तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स उससे छीन लिए जाते थे। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आर्टिकल 35A जैसे आर्टिकल्स की वजह से हो रहा था। तो ना केवल देश के और नागरिकों के साथ भेदभाव, बल्कि जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स के साथ भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था 370 और 35A जैसे आर्टिकल्स की वजह से। और इसी वजह से इनको संविधान से बाहर करना जरूरी हो गया। बट 370 आखिरकार आया क्यों? जम्मू और कश्मीर को ऐसा स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस हमने क्यों दिया? उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, अब हम उसको जानने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप 2025-26 या 2027 में भी अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के नए बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो शुरू हो रहे हैं 11 नवंबर से। फाउंडेशन बैचेस है। फाउंडेशन का मतलब होता है प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट कवरेज। तो प्रीलिम्स में जीएस, सीसैट, मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, ऑल ऑफ दैट शैल बी कवर्ड इन दीज बैचेस। आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। बैचेस में एनरोल करने के लिए एसी लाइव कोड लगा लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों चीजें मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के तरफ कि 370 जम्मू और कश्मीर के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। 1947 जब देश आजाद हुआ, इससे पहले जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था। हालांकि उस जमाने में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर स्टेट को इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की हुई थी। अब जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को अलाउ कर दिया कि अगर वो चाहे तो वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब 1947 में हम आजाद हुए उस समय 2 अलग कंट्रीज भी बनी, भारत का विभाजन भी हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। तो जब ब्रिटिशर्स ने भारत को आजाद किया तो उन्होंने भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे जम्मू कश्मीर, इनको अलाउ कर दिया कि ये अगर चाहे तो ये इंडियन यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, ये चाहे तो ये पाकिस्तानी यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर ये चाहे तो ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। और उस समय जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने यही सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को समझने के लिए। अगर मैं बात करता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की, 1858 से पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो 1846 से लेकर 1858 तक जम्मू और कश्मीर स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी की सुजरैनिटी के अंडर आता। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी चलती थी सब्सिडरी अलायंस, जिस सब्सिडरी अलायंस के अंडर वो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश किया करते थे। वो स्टेट चलाने की अथॉरिटी राजाओं को ही प्रोवाइड करते थे, बट वो अपनी आर्मी को उस स्टेट में स्टेशन कर देते थे और एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के दरबार में परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया जाता था। तो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इंफ्लुएंस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कायम रखा था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू।
तो 1858 तक जम्मू और कश्मीर भी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी के अंडर ही आता था। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के ऊपर अपनी सुजरेनिटी को कायम किया, उसके बाद से जम्मू और कश्मीर भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। बट एज आई सेड, उस समय भी जम्मू और कश्मीर स्टेट को इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी। 3 मैटर्स को छोड़कर बाकी सभी मैटर्स में जम्मू और कश्मीर के राजा ऑटोनॉमस थे, और वो 3 मैटर्स थे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये वही 3 मैटर्स हैं जो आर्टिकल 370 में मेंशन किए गए थे। जिन 3 मैटर्स से रिलेटेड लॉ मेकिंग अथॉरिटी इंडिया की पार्लियामेंट को प्रोवाइड की गई थी। तो आर्टिकल नंबर 370 का जो बेस बना है वो आजादी से पहले जम्मू कश्मीर स्टेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच जो एक एग्रीमेंट था वही है, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर स्टेट और जम्मू और कश्मीर के राजा को इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी, और 3 मैटर्स में जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास थी। वही एग्रीमेंट, वही तरीका 370 में भी ऐड किया गया। अब एज आई वाज सेइंग कि जब भारत आजाद हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय 2 अलग देश बने, एक इंडिया एक पाकिस्तान। तो उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटेन ने उन्हें चॉइस दी, आप अगर चाहें आप इंडिया को ज्वाइन कर ले, आप चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और अगर आप चाहें तो आप स्वतंत्र रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। इनिशियली जम्मू और कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी साइड की तरफ नहीं जाएंगे। ही इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी साइड। ना वो इंडियन यूनियन का मेंबर बनेंगे, ना वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ना वो पाकिस्तान का मेंबर बनेंगे। वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट उनका जो सपना था इंडिपेंडेंट रहना, ये पूरा नहीं हो पाया। ऐसा इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर स्टेट के ऊपर हमला कर दिया। यह भी कहा जाता है कि एक्चुअल में पाकिस्तानी आर्मी ने ही अटैक किया था, बस भेस बना लिया था ट्राइबल्स का। सो एन इन्वेजन बाय ट्राइबल मिलिशिया फ्रॉम पाकिस्तान, इसने जम्मू और कश्मीर के महाराजा को फोर्स कर दिया कि वो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प ले। अब उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई, उन्होंने हेल्प मांगी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे स्टेट को प्रोटेक्ट कीजिए। हमारी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस पर साइन करने पड़ेंगे। उस समय जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें इंडिया में जो मर्ज किया गया था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ही मर्ज किया गया था। सो ये एक एग्रीमेंट था प्रिंसली स्टेट्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा, उनसे कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए, हम इंडियन फोर्सेस को जम्मू कश्मीर भेज देंगे आपकी हेल्प के लिए। फाइनली अक्टूबर 26, 1947 कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया। तो महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ मर्ज करने का फैसला लिया और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। मतलब उन्होंने जम्मू और कश्मीर को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ, इसमें भी सिमिलर कंडीशंस थी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सभी मामलों में जम्मू और कश्मीर के राजा को, जम्मू और कश्मीर की सरकार को इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, और ये 3 मैटर्स रहेंगे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, और इन्हीं 3 मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो 370 का जो बेस बना वो ब्रिटिशर्स और जम्मू और कश्मीर स्टेट के बीच की जो ट्रीटीज थी वो बनी। लेकिन 370 में एक प्रोविजन जरूर ऐड किया गया, जिस प्रोविजन के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल्स और बाकी प्रोविजंस को जम्मू और कश्मीर स्टेट के ऊपर लागू करवा सकते थे, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की।
आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर प्रोवाइड करता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर की सरकार से परमिशन लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाकी प्रोविजंस को भी जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू करवा सकते हैं। सो क्लॉज 1D empowered the president to extend other provisions of the constitution to Jammu and Kashmir through an executive order। और इसी 1D के अंडर प्रेसिडेंट ने समय समय पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो है वो जारी किए हैं। इनफैक्ट आर्टिकल नंबर 370 was supposed to be a temporary provision और उसको लेकर भी 370 में प्रोविजन किया गया था। आर्टिकल 370 में क्लॉज 3 उसमें यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 को रिपील भी कर सकते हैं। इट कैन बिकम इनऑपरेटिव। ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं है, ये कोई परमानेंट आर्टिकल नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा ऑर्डर जम्मू और कश्मीर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर ही जारी कर सकते हैं। सो एक तरफ आर्टिकल नंबर 370 ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया, दूसरी तरफ आर्टिकल नंबर 370 ने प्रेसिडेंट को एम्पावर भी किया कि प्रेसिडेंट जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजंस को भी जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू करवा सकते हैं, और धीरे धीरे वो लागू करवाए भी गए। इनफैक्ट 370 में एक और क्लॉज था, क्लॉज 3, जो ये कहता था कि 370 को रिपील भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट उसे रिपील कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑर्डर जो जारी किया जाएगा वो जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन पर ही किया जाएगा। बट जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एग्जिस्ट करती नहीं। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की, तो धीरे धीरे करके, एज आई वाज सेइंग, कि धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोविजंस को लागू करवाया भी गया, जैसे दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। दिल्ली एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उनके बीच में हुआ था, जिसके थ्रू यह प्रोविजन क्रिएट किया गया था कि सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन भी जम्मू और कश्मीर पर लागू होगी। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग प्रोविजन जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे करके, चाहे सिटीजनशिप हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन हो, ये सब जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू हुई। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है, 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इस एग्रीमेंट को लागू करवाया जाता है। तो प्रेसिडेंट ने धीरे धीरे करके 370 का यूज करके अलग अलग प्रोविजंस को जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू किया था। बट सवाल वही आ जाता, क्लॉज 3 आर्टिकल 370, कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को रिपील कर सकते हैं, बट जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर। बट जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एग्जिस्ट करती नहीं, तो फिर कैसे आर्टिकल 370 को हमने रिपील कर दिया? अभी हम इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे आपके लिए। सो जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए तो 1951 में इसको बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर का जो अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही क्रिएट किया था, और आगे चलकर 1957 में जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। लेकिन डिसोल्यूशन से पहले इसने प्रेसिडेंट को ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था कि वो आर्टिकल 370 को रिपील कर ले, और ये कंफ्यूजन और डिस्प्यूट का सबसे बड़ा रीजन भी बना, क्योंकि 370 का क्लॉज 3 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे देगी कि 370 को रिपील करे, तो फिर प्रेसिडेंट उसे रिपील कर सकते हैं। बट 1957 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे देती है, और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है विदाउट रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट
टू रिपील 370। तो 370 जो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद परमानेंट सा लगने लगा था। इसको रिपील करना इसीलिए मुश्किल हो गया और इसी वजह से डिबेट शुरू हो गई थी ऑन द टेम्परेरी नेचर ऑफ 370। जो लोग 370 के फेवर में थे वो ये कहते थे कि 370 जरूरी है टू मेंटेन जम्मू एंड कश्मीर यूनिक स्टेटस। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि 370 परमानेंट हो चुका है। परमानेंट क्यों हो चुका है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रेसिडेंट जो इसे रिपील कर सकते थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर ही कर सकते थे, अब वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो वो उसे रिपील कैसे करें? इसके साथ साथ जो लोग 370 को सपोर्ट करते हैं उनका यह भी कहना था कि 370 बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर का जो यूनिक स्टेटस है, यूनिक आइडेंटिटी है, उसे प्रिजर्व, उसे प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू और कश्मीर का इंडियन यूनियन के साथ जो नाता है वो 370 की वजह से, ये उन लोगों का कहना है जो 370 को सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो 370 को क्रिटिसाइज करते हैं, जो उसके अगेंस्ट है, उनका यह मानना है कि जम्मू और कश्मीर का इंडियन यूनियन के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है 370। इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर में जो गवर्नेंस लैप्सेस हैं, जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद है, जम्मू और कश्मीर में जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, लैक ऑफ जॉब्स है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 370। क्योंकि 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर इंडियन यूनियन के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाया है। भारत सरकार या फिर हमारी संसद जो कानून बनाती है वो कानून डायरेक्टली जम्मू और कश्मीर पे लागू नहीं हो पाते। वेलफेयर के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो या राइट टू इंफॉर्मेशन हो, वो डायरेक्टली लागू नहीं होते। करप्शन को रोकने के लिए या फिर इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए यूएपीए जैसे जो लॉज बनाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो पाते और इसी वजह से जम्मू और कश्मीर में गवर्नेंस लैप्सेस हैं। इसी वजह से जम्मू और कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। ये उनका कहना है जो 370 को अपोज करते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि 370 में कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं थी। 370 की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि वो एक टेम्परेरी प्रोविजन है, बट इसे कब रिपील किया जाना है उसके बारे में कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ जो इसे रिपील किया जाना था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कहने पर किया जाना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व हो गई। इसी वजह से ये डिबेट रह रहकर उठती थी कि भाई 370 को रिपील किया जाए, या फिर जो इसे सपोर्ट करते थे वो ये कहते थे कि 370 को रिपील नहीं किया जा सकता। तो दोनों साइड्स के अपने अपने आर्गुमेंट्स चल रहे थे और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी वजह से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर रही थी। इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे कानून लागू नहीं हो पाते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लागू नहीं हो पाती थी, करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, आतंकवाद फैलता चला जा रहा था। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि सेंट्रल लॉज ऑटोमेटिकली जम्मू और कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ था क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस को वहां पर इफेक्टिवली डिप्लॉय कर पाती थी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट खड़े हो जाते थे। इसके साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाए जाते थे जैसे यूएपीए, वो भी वहां पर लागू नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस सफर करते थे। और हमने देखा ही है कि जम्मू कश्मीर में 1990s के बाद आतंकवाद कितना तेजी से और कितने बड़े लेवल पर फैला और इसीलिए बार बार 370 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। आर्टिकल 35A को बार बार कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता था एंड फाइनली 370 और 35A को रिपील किया गया। अब ये एब्रोगेशन पॉसिबल कैसे हुआ?
कब और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 को रिपील किया। तो 2019 में 5 अगस्त 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, और इस ऑर्डर के थ्रू फाइनली 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया जाता है, एब्रोगेट कर दिया जाता है। सो फाइनली 2019 में जाकर हम 370 को हटा पाए। इसके साथ जब 370 और 35A इनको रिपील कर दिया गया, तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू। इनफैक्ट 2019 के इस ऑर्डर ने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया। 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी इसीलिए लाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स उन्हें जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू करवाया जाए। तो 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर के थ्रू 370 और 35A इनको रिपील कर लिया गया। इसके साथ साथ एक बिल भी लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिस बिल के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया गया। तो ना केवल 370 और 35A को रिपील किया गया, इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इनफैक्ट एक नहीं, जम्मू और कश्मीर में से 2 यूनियन टेरिटरी निकली, एक लद्दाख जिसके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और दूसरी जम्मू और कश्मीर जिसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा रिसेंटली लद्दाख में भी विद्रोह चल रहे हैं, या यूं कहा जाए कि लद्दाख में भी आवाज उठ रही है कि उसको भी स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, 6th शेड्यूल के अंडर उसे लाया जाए। और अब तो वो प्रोटेस्ट दिल्ली तक भी पहुंच गया है। तो लद्दाख को लेकर भी अब डिमांड उठ रही है कि इसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की जाए। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाए? क्योंकि स्टार्टिंग से हम समझ रहे हैं कि 370 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये राइट जरूर देता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास करके 370 को रिपील कर सकते हैं, एब्रोगेट कर सकते हैं, बट ऐसा वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 में डिसॉल्व हो गई थी और उसने ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं था। तो 2019 में प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर कैसे पास कर दिया? तो चलिए उसके पीछे की जो मिस्ट्री है उसको डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 367। पहले आर्टिकल 367 को अमेंड किया गया। आर्टिकल नंबर 367 में जो टर्म दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस टर्म को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रीडिफाइन किया गया और यह कहा गया, उसमें चेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दैट मींस 370 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म दिया गया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दैट मींस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकमेंडेशन पर भी 370 को रिपील कर पाएंगे। 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो 2019 में जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, प्रेसिडेंट्स रूल। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस समय उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो जाती है और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स आ जाती हैं पार्लियामेंट के पास। तो अगर मैं 367 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म को अब समझू तो उसका मतलब क्या है? मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो सस्पेंडेड है या डिसॉल्व हो चुकी है। तो मतलब अब लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल की वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो गया
पार्लियामेंट। राज्यसभा ने प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भेजी कि आप 370 को रिपील कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने एक नया ऑर्डर पास किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273, जिस ऑर्डर को अभी आपने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर, यही है वो ऑर्डर। प्रेसिडेंट ने वो ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके 370 उसको रिपील कर दिया। These orders were issued by President as Jammu Kashmir was under President's rule at that time। तो आप देखिए 367 जो जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिफाइन कर रहा था, उसकी जगह यह अमेंडमेंट कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है? पार्लियामेंट। 2019 में जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, पावर किसके पास? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब पार्लियामेंट। राज्यसभा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन सेंड की कि आप 370 को रिपील कर सकते हैं। 370 खुद ये कहता है, या यूं कहा जाए खुद ये कहता था कि प्रेसिडेंट 370 को रिपील कर सकते हैं प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेशन दे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही रिकमेंडेशन सेंड की थी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मींस पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट रूल, और इसके थ्रू ही 370 और 35A को रिपील किया गया। और इसके साथ साथ जैसा हमने डिस्कस किया कि एक और बिल लाया गया था जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी पास किया गया, जिसके थ्रू जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया गया। फर्स्ट इज लद्दाख, सेकंड इज जम्मू कश्मीर। लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जम्मू और कश्मीर को उसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, जिसके इलेक्शन रिसेंटली कंडक्ट किए गए हैं। इनफैक्ट लद्दाख में भी डिमांड्स चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विद्रोह चल रहे हैं कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, 6th शेड्यूल के अंडर लाया जाए, वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट किए जाएं। इसके साथ साथ लद्दाख को एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्रोवाइड की जाए। उसको लेकर भी एक नई वीडियो में बात जरूर करेंगे। नाउ 370 को जो रिपील किया गया, इसके सपोर्ट में क्या क्या रीजंस गवर्नमेंट की तरफ से और वो लोग जो 370 को अपोज करते हैं उन्होंने क्या क्या रीजंस प्रोवाइड किए। एंड इनफैक्ट 370 रिपील हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर को करेक्ट माना। उसके पीछे क्या ग्राउंड थे, अब वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो 370 को जो रिपील किया गया, एब्रोगेट किया गया, उसके सपोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला, नेशनल इंटीग्रेशन। हमने बात की कि 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर को प्रॉपरली इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के अपने डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से 35A जैसे आर्टिकल्स की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। फाइनली जब 370 और 35A को रिपील कर दिया गया है, तो जम्मू और कश्मीर कंप्लीटली इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जब तक 370 जीवित था, तब तक एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम थी जम्मू और कश्मीर स्टेट की एक सेपरेट आइडेंटिटी, जहां पर जम्मू और कश्मीर स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अलग एक फ्लैग था, जिसका फायदा उठाकर जो सेपरेटिस्ट थे वो वहां पर जो यंग बच्चे हैं उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, जिसकी वजह से वहां पर मिलिटेंसी आज तक चली आ रही। तो जम्मू और कश्मीर का जो एक सेपरेट स्टेटस हुआ करता था, एक यूनिक आइडेंटिटी हुआ करती थी, उसका मिसयूज किया जाता था सेपरेटिस्ट के थ्रू, और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करवाया जाता, जो अब करवाना
धीरे धीरे करके मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो सेंटिमेंट गायब हो जाएगा, नहीं, वो सेंटिमेंट गायब होने में समय लगेगा। जम्मू और कश्मीर में यूथ को बेटर अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, वहां पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, बेटर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ही वो इंटीग्रेशन प्रॉपरली हो पाएगा। बट वो इनिशियल स्टेप लिया जा चुका है जहां पर 370 को रिपील किया गया। इनफैक्ट अभी हम फाइनली ये भी देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो रेजोल्यूशन लाया गया जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, इस रेजोल्यूशन में भी रूलिंग गवर्नमेंट ने 370 को मेंशन नहीं किया गया, जहां पर यह दिखता है कि रूलिंग गवर्नमेंट भी 370 को इंप्लिसिटली अपोज कर रही है, वो उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रही। हां, उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात जरूर की है, लेकिन ना 35A और ना ही 370 उसमें मेंशन किया गया। तो शायद वो भी अब तैयार हैं 370 को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। हां, स्पेशल स्टेटस की जरूर डिमांड की गई। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग टेररिज्म। 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब तक 370 था तब तक एंटी टेरर लॉज या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्ट करना कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानून इंप्लीमेंट नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जब 370 एब्रोगेट कर दिया गया है तो ये सारे कानून ऑटोमेटिकली जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी लागू होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो भी कम हुआ। इसके साथ साथ करप्शन एंड ग्राफ्ट। जम्मू और कश्मीर में जो गवर्नमेंट्स काम करती थी, वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर रहा था, वहां बहुत करप्शन था। धीरे धीरे करके वो करप्शन भी कर्ब हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जैसे कानून अब जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू हो पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी करप्शन एजेंसीज अब जम्मू और कश्मीर में भी ऑपरेट कर सकती है। अब वो जम्मू और कश्मीर में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं, जो पहले करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि आपको स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके साथ साथ बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने बात की थी कि 370 की वजह से 35A को इंट्रोड्यूस किया गया, और 35A केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को अलाउ करता है कि वो जम्मू और कश्मीर में लैंड को परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते थे। बट अब इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट किया जा रहा है, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा वैसे वैसे नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सो इन्वेस्टमेंट और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, नई इंडस्ट्री वहां पर लगाई जा रही है, जो जम्मू और कश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगा, जो बहुत जरूरी है उसके प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए। इसके साथ साथ अफर्मेटिव पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज भी, रिजर्वेशन की पॉलिसीज भी जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं हो पाती थी, बट अब वो सब जम्मू और कश्मीर के केस में भी लागू होती है। तो चाहे आप बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट की, चाहे आप बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, और चाहे आप बात करें रिजर्वेशन पॉलिसीज, अब वो सब जम्मू और कश्मीर के केस पर भी लागू होती है। तो मतलब जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, अब उनको उनके राइट्स प्रॉपरली इंश्योर कराए जा सकते हैं, जो पहले मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ गवर्नेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर के स्पेशल डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, उस पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ पब्लिक सर्विसेज को डिजिटाइज किया जा रहा है, जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था।
तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सिटीजन्स को, उसमें भी एफिशिएंसी धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है। 1000 से ज्यादा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है अब वो डिजिटाइज कर दी गई है, अब वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक बूस्ट और टूरिज्म उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर, स्पेशली अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं तो कश्मीर को कहा जाता था कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, जिसको जहन्नुम बना दिया गया था सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद करवाया जाता है उसकी वजह से। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहां पर सिक्योरिटी और मजबूत हो रही है, आतंकवाद को कंट्रोल करने के प्रयास बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़े लेवल पर टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2020 में 2020 में 3.4 मिलियन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे, जो 2023 में इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स बढ़कर 21.1 मिलियन हो गया। तो जहां 3 साल पहले 3.4 मिलियन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे, वहीं पर बढ़कर वो 21.1 मिलियन हो गया, जो ये दिखा रहा है कि टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है। और अगर टूरिज्म सेक्टर ग्रो करेगा तो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आएंगी, वहां पर टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा। बट इस सब के बावजूद वो लोग जो 370 को सपोर्ट करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट के इस एक्शन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट डिलीवर किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसमें 5 जजेस थे, उन्होंने इस मैटर में सुनवाई की। और जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो भी इस बेंच पर थे। 5 जजेस की इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रेसिडेंट के उस ऑर्डर को जिसके थ्रू 370 को एब्रोगेट किया गया उसे करेक्ट माना। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा कि 370 वाज नेवर मेंट टू बी अ परमानेंट प्रोविजन। 370 अपने आप में एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उसे इसी माइंडसेट से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और इसी वजह से क्योंकि 370 वाज नॉट अ परमानेंट प्रोविजन और प्रेसिडेंट्स ऑर्डर अप्लाइंग टू जम्मू कश्मीर वाज मॉडिफाइड, तो क्योंकि 370 अपने आप में परमानेंट नहीं था, इसी वजह से उसे रिपील किया जा सकता है। और 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। सो द कोर्ट upheld the central government's 2019 decision to revoke the special status of Jammu Kashmir. तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी 370 के रेवोकेशन के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को करेक्ट माना। इनफैक्ट इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर को जो 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसको भी अपहोल्ड किया गया, उसको भी करेक्ट माना गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2019 में आर्टिकल 370 को रिपील किया गया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है ये टेम्परेरी है, आगे चलकर जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड रीइंस्टेट करना चाहिए जल्द से जल्द। The Supreme Court emphasized the need to restore statehood to जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को उसका स्टेटहुड दोबारा से प्रोवाइड किया जाए जल्द से जल्द। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन भी कराया जाए। जम्मू और कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन करवाए गए, अक्टूबर में रिजल्ट आया नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनी है। इनफैक्ट जब जम्मू और कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस समय भी बीजेपी के लीडर्स ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड रीइंस्टेट किया जाएगा। तो हो सकता है जल्द ही आपको दोबारा से
जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड रीइंस्टेट होते हुए नजर आ जाए। एंड इन फैक्ट ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया रिसेंटली जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये भी एक रिमाइंडर की तरह देखा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रीइंस्टेट किया जाए। मतलब जम्मू और कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उसको दोबारा से स्टेट बनाया जाए और उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके। नाउ व्हाट आर द की टेकअवेज ऑफ दिस रेजोल्यूशन, जहां से हमने शुरू किया था। दोबारा से 370 जो न्यूज में रहा है वो इसी रेजोल्यूशन की वजह से न्यूज में आया है। अब ये रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है और किन किन बातों को इसमें हाईलाइट किया है? तो सबसे पहली चीज तो ये दैट रेजोल्यूशन ऑन स्पेशल स्टेटस दैट हैज बीन पास्ड सीकिंग अ डायलॉग with the union territories elected representatives for the restoration of the same as well as constitutional guarantees and to work out constitutional mechanism for restoring these provisions. So basically इस रेजोल्यूशन में बात की जा रही है जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की, और ये डिमांड की गई है कि एक डायलॉग स्टार्ट किया जाए, इनिशिएट किया जाए जम्मू और कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। इनफैक्ट ये रेजोल्यूशन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस रेजोल्यूशन को जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करने की जो अपॉर्चुनिटी दी गई वो दी गई सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को। सुरेंद्र कुमार चौधरी प्रेजेंटली जम्मू और कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। इनफैक्ट सुरेंद्र कुमार चौधरी जी आते हैं जम्मू से। जब जम्मू के एक एमएलए ये रेजोल्यूशन लेकर आते हैं तो यहां पर इस बात को भी सिग्निफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा से स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ये डिमांड केवल कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी के लोगों की तरफ से नहीं आ रही है, जम्मू के लोग भी ये चाहते हैं। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस चूज चौधरी टू टेबल द रेजोल्यूशन सिग्निफाइंग दैट द डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस इज नॉट लिमिटेड टू कश्मीर वैली। क्योंकि अगर आप इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो कश्मीर घाटी इट हैज बीन स्वेप्ट बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कश्मीर घाटी में जो सीट्स है वो लगभग सारी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में। वहीं अगर आप बात करते हैं जम्मू रीजन की, तो जम्मू रीजन में बीजेपी का डोमिनेंस देखने को मिला। तो यहां पर एक तरीके से उस नैरेटिव को या एक तरीके से इस बात को सिग्निफाई करने की कोशिश की जा रही है कि ये डिमांड कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए, दोबारा से स्पेशल स्टेटस, स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, ये डिमांड केवल कश्मीरियों की तरफ से नहीं आ रही, कश्मीर घाटी की तरफ से नहीं आ रही, जम्मू के लोग भी ये चाहते हैं। इसी वजह से इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करने की जो अपॉर्चुनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो दी गई सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत स्मार्टली आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इनके मेंशन को भी ओमिट कर दिया गया। तो मतलब रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है बट 370 या 35A का कोई रेफरेंस देखने को नहीं मिलता। सो द रेजोल्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन 370 और 35A, suggesting a willingness to explore alternative mechanism for special status। तो ये इस बात को भी सजेस्ट करता है कि करंट गवर्नमेंट 370 और 35A के मैटर में शायद घुसना नहीं चाहती। शायद वो भी 370 को बरी करना चाहते हैं, लेकिन 370 जो स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता था वो जरूर वापस मांग रहे हैं। तो वो इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहे कि 370 को रीस्टेट किया जाए या नहीं किया जाए। वो ये चाहते हैं कि जो एक स्पेशल स्टेटस उन्हें मिलता था 370 की वजह से या 35A की वजह से, जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे उनको स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते थे, वो किसी तरीके से दोबारा से रीइंस्टेट हो जाए। तो कोई ऑल्टरनेट मेथड, कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म वो उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। इस बात को सिग्निफाई करता है। द रेजोल्यूशन डज नॉट unequivocally oppose the decision of August 5, 2019। तो इस रेजोल्यूशन में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, जो डिसीजन लिया गया था, उस डिसीजन को भी कहीं भी अपोज नहीं किया गया है, जो इस बात को सिग्निफाई कर रहा है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएशन करना चाहती है, एक डायलॉग एस्टैब्लिश करना चाहती है और जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रीइंस्टेट करवाना चाहती है बाय 370 और बाय एनी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म। और इसके साथ साथ इस रेजोल्यूशन में नेशनल यूनिटी उसको सेफगार्ड करने की भी बात रखी गई है। द रेजोल्यूशन emphasizes the need to safeguard both national unity and aspirations of the people of Jammu and Kashmir। तो यहां पर इस रेजोल्यूशन में मेंशन किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी डिमांड्स, उनकी एस्पिरेशंस, उसका भी ख्याल रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन उसको भी वैल्यू करते हैं, उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो रेजोल्यूशन की लैंग्वेज है वो एक मिडिल पाथ है, ना डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज किया जा रहा है, ना 2019 का जो डिसीजन है उसको अपोज किया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसी में स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट है, उनको जो पहले प्रिविलेजेस मिल रहे थे, कुछ उस तरीके के प्रिविलेज उनको दोबारा से मिल सके। अब चाहे वो 370 और 35A के थ्रू हो या फिर किसी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट टू अपीज द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर नेशनल यूनिटी उसको भी मेंशन किया गया, जिससे बीजेपी के लेजिस्लेटर्स भी इस रेजोल्यूशन को खुलकर अपोज नहीं कर पाए। एंड टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विद द सेंटर, वो मेन डिमांड रखी गई। सो आई होप 370 इसका बैकग्राउंड, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, क्या सिचुएशंस थी, 370 अपने आप में क्या बोलता था, क्या प्रोविजन उसमें किए गए थे, कैसे 370 को रिपील किया गया, एब्रोगेट किया गया, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और करंट रेजोल्यूशन क्या कहता है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी जानकारों के साथ, जिससे वो भी इस इशू की निटी ग्रिटी को अंडरस्टैंड कर पाए। एंड अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित। ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी 2025, 26 या 27 की तैयारी कर रहा है और आप अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो यूपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर शेयर हो जाता है, तो आप वो रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। I wish you all the very best. Thank you everyone for watching the video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।